नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों में क्या रहा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम ने वाव थराद से गुजरात को दी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कहा, बदली वैश्विक परिस्थितियों में भी देश के नियंत्रित हालात, सफल विदेश नीति, एकजुटता का नतीजा। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। साणंद में केन सेमिकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक नीति नहीं, भारत का आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबातीट में सम्राट संप्रति संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, संग्रहालय भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर, अशांति के दौर में संग्रहालय समस्त मानवता के लिए प्रेरणा। भाजपा ने केरलम और असम के लिए जारी किया घोषणा पत्र। असम में राजनाथ सिंह ने किया जीत का दावा। केरलम में राहुल गांधी ने एलडीएफ पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में डीसी कार्यालय के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प। और 25 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ रहा बस्तर रेंज में नक्सलियों का आखिरी गढ़। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हथियार छोड़ आत्मसमर्पण से नक्सलवाद का खात्मा। और आइए खबरें देखते हैं अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वाव थराद से करीब 20,000 करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी इन योजनाओं से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हालात नियंत्रण में हैं और इसका श्रेय सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता को जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इन हालात में सियासी रोटियां सेकने का भी आरोप लगाया। वाव थराद से गुजरात को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देते हुए प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल इंफ्रा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथ ही 4 लेन के इधर बडोली बाईपास सहित कई सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने कनलस जामनगर रेल लाइन दोहरीकरण, राजकोट कनलस रेल लाइन दोहरीकरण का एक भाग और गांधीधाम आदिपुर खंड का चौहरीकरण विस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ता है। आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे, रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कई विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत करेंगी। पीएम ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में गुजरात इसलिए आगे है क्योंकि हमने इसकी शुरुआत तब की थी जब देश में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात इसमें विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे वैश्विक संकट का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत में हालात नियंत्रण में हैं। पीएम ने इसका श्रेय सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता को दिया। साथ ही कांग्रेस पर इन हालात में सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। पीएम ने 44 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अहमदाबाद के
असरवा स्थित सिविल अस्पताल में 858 बिस्तरों वाले रैनबसेरा और गांधीनगर के सिविल अस्पताल और GMERS मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि हर देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस से ये सहन नहीं हो रहा और वो अफवाह फैलाकर अव्यवस्था फैलाना चाहती है। आज के हालात में भी कांग्रेस भारत में नफरत करने वाली विदेशी ताकतों की भाषा बोल रही है। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। साथियों, भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डट करके कर सकता है। ये हमने कोरोना काल में भी दिखाया है। उसी तरह ये समय भी साथ रहने का है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया केवल अपने बचाव में लगी है, भारत न केवल स्थिरता बनाए हुए है, बल्कि विकास के रास्ते पर भी हर दिन आगे बढ़ रहा है। पीएम ने पर्यटन अवसंरचना, जल आपूर्ति, साबरमती नदी तट विस्तार और जनजातीय छात्रों के लिए सरकारी छात्रावास सहित कई बड़ी परियोजनाओं का भी उपहार दिया। विश्वास जताया कि नई परियोजनाओं से उत्तर गुजरात के विकास को और रफ्तार मिलेगी। दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इससे पहले महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय गांधीनगर के कोबा तीर्थ में स्थित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुर्लभ हस्तलिपि संग्रह को देखा। संग्रहालय को मुख्य रूप से सम्राट अशोक के पौत्र और जैन धर्म के प्रचारक सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित किया गया है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनियों को आधुनिक डिजिटल ऑडियो विजुअल उपकरणों के माध्यम से दिखाता है। इसमें 7 अलग अलग खंड हैं जो जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में म्यूजियम भी बड़ी भूमिका निभाएगा। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री पद्मसागर सूरी जी महाराज से भी इस दौरान मुलाकात की। गुजरात के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में केन सेमिकॉन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही यहां कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा भारतीय कंपनी केन्स के संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में किया। ये संयंत्र आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शानदार गर्व का पल बताया और कहा कि आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही हैं। साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स
अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये मिशन सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक में भारत प्रौद्योगिकी के विस्तार से जुड़े फैसले ले रहा है, जिससे आने वाले दशकों में भारत का नेतृत्व सशक्त होगा। 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों की खुदाई और उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में खनिजों का एक राष्ट्रीय रिजर्व हो और भारत इस दिशा में मिशन मोड में तेजी से काम कर रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बता दें, केन्स सेमीकॉन प्लांट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। इसके उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे इकोसिस्टम को विकसित करने का मार्गदर्शन दिया है, जिससे आज विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। आज भारत के लिए गौरव का दिन है। आज दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ साणंद में शुरू हुआ। पिछले महीने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू हुआ था सेमीकंडक्टर का, और आज 31 मार्च को दूसरा प्लांट सेमीकंडक्टर का चालू हुआ है, जो देश के लिए गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का मार्गदर्शन दिया। कुछ ही दिनों बाद में, कुछ ही समय बाद में तीसरा प्लांट जुलाई के महीने में चालू होगा। तो ओवरऑल जो 10 प्लांट पहले मिशन में अप्रूव किए गए थे, उसमें से 2 का कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ और 1 प्लांट का जुलाई में चालू होगा। 2026 में टोटल 4 प्लांट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपको बता दें, ना सिर्फ सेमीकंडक्टर हब बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण पहल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। वहीं गुजरात के वाव थराद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने कहा कि बनासकांठा और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान इसकी विकास यात्रा शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा पहुंचे थे, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है और यहां की जनता से बातचीत भी की है। हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री को यहां सुनने के लिए पहुंचे थे। मैं इतना कहूँगी कि हम बहुत नसीबदार हैं कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर मिले हैं, क्योंकि उनका जो विज़न है वो जो 2 दहाके पहले से एडवांस में सोचते हैं, जो हमको नहीं दिखाई देता, उसके कारण अब भारत के अंदर अमृतकाल एक्चुअल में शुरू हो चुका है। हम बोलते हैं कि मानो कि यूरोप है, अमेरिका है, वो डेवलप कंट्री है, लेकिन अब इंडिया भी डेवलप कंट्री हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आज वाव थराद बनासकांठा में आए, तो उन्होंने काफ़ी साल पहले जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो ये उन्होंने उन्होंने बताया कि स्कूटर पे घूमे हुए हैं। तो जब हम छोटे थे तो उस टाइम भी हमने सुना था कि मोदी जी यहाँ बहुत घूमे हैं, तो उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति सब पता थी, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया और लोगों की सुखाकारी के लिए काम बहुत बड़ा अच्छा किया। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है, 25 साल पहले का ये
हमारा बनासकांठा जिला देखो और अभी देखो, बहुत फर्क आ गया है। हमारी जो जरूरियात थी वो सब बड़ा प्रधान श्री ने पूर्ण कर दी है और यहाँ के लोग सब पशुपालन में, डेयरी उद्योग में बहुत आगे निकल गए हैं और ये हमारा बनासकांठा जिला विश्व के स्तर पर बहुत आगे निकल। जब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विकास ही विकास है। शोषित, वंचित और सबका साथ सबका विकास हुआ है यहाँ। तमाम लोग जो कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने उन 25 सालों का जिक्र किया जिस 25 सालों में गुजरात की तस्वीर बदली है। और ख़ासतौर पर बनासकांठा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले यहाँ सूखा होता था, लोगों को फसल नहीं हो पाती थी, लेकिन पानी पहुँचाया। आज कई फसलें यहाँ पर हो रही हैं। आलू के उत्पादन में यहाँ पूरे देश में इसकी पहचान है, पूरे विश्व में पहचान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन जो नई परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इससे इस क्षेत्र का विकास और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, गुजरात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2026, जी हाँ, आज का दिन ये वही तारीख है जिसको डेडलाइन मानकर बीते कुछ वर्षों से मोदी सरकार देश को नक्सल मुक्त करने पर काम कर रही थी। कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी थी। अब देश में नक्सलियों के सभी शीर्ष नेताओं का खात्मा हो चुका है, तो लाल गलियारे यानी रेड कॉरिडोर के सभी राज्यों में नक्सलियों के मूवमेंट का खात्मा भी कर दिया गया है। नक्सलियों के खात्मे पर अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। जहां विपक्षी दल इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं, तो गृहमंत्री ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ये उपलब्धि मोदी सरकार की नीतियों की ही देन है। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के साथ ही देश ने 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर लिया। डेडलाइन के अंतिम दिन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में वृद्धि देखी गई। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ा। वहीं कांकेर जिले में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसी तरह सुकमा में 2 और नारायणपुर जिला में 1 नक्सली ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार बस्तर रेंज में नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी ढह गया और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश से नक्सलियों का खतरा समाप्त हो चुका है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आखिरी जो सीनियर माओवादी कैडर DKSFC कैडर पापा राव दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए उनके अन्य साथियों के साथ आ गए थे। उसके पश्चात दंडाकारण्य इलाके में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल का जो लीडरशिप है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ओडिशा पुलिस ओडिशा से नक्सल खतरे को कम करने में बेहद सफल रही है। हमारे सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद में 17 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा राज्य समिति के 4 सदस्यों सहित 78 माओवादियों ने ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और राज्य समिति के 2 सदस्यों सहित 42 माओवादियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 535 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 2898 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1921 गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही 1200 से अधिक हथियार और 1400 से ज्यादा IED बरामद किए गए, जिससे नक्सली संगठन की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हुई। 5 दशकों से नासूर बन चुका नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। सभी बड़े कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि नक्सलवाद से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। देश में वामपंथी उग्रवाद फैला, उसमें आम लोगों के जाने गए, हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जाने गए और कांग्रेस के भी कई नेता, कई कार्यकर्ता मारे गए। और वही कांग्रेस के नेता राहुल जी, सोनिया जी, वो जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, माओइस्ट
फैलाने वाले जो नेता है उनसे मिले हुए हैं। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की नाल से निकलती है, बारूद से निकलती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। परिणाम स्वरूप आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानकेल के बीच बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आज शाम पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानकेल के साथ अच्छी बातचीत हुई। पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर भी चर्चा हुई। और आइए अब देखते हैं चुनावी राज्य से जुड़ी खबरें जनादेश में। जनादेश में पहले बात असम की। चुनावी राज्य असम में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और राज्य की जनता के साथ 31 वादे किए। वहीं भाजपा ने असमिया पहचान को लेकर यूसीसी लागू करने का वादा किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और इंडस्ट्री पर जोर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ असम की पूरी बीजेपी लीडरशिप इस दौरान मौजूद रही। हालांकि कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है और सियासी बयानबाजी जोर पकड़ रही है। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 31 वादे किए हैं। घोषणा पत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, अवैध प्रवासियों से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियों का वादा और असम में यूसीसी लागू करना प्रमुख रूप से शामिल है। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सत्ता में वापसी के 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून लाएंगे। क्योंकि यह घोषणा पत्र 1 दशक की उपलब्धियों पर निर्माण करने के लिए है। जब मैं असम को एक केंद्रीय वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से देखती हूँ, वित्तीय हस्तांतरण, निवेश डेटा, विकास संख्या को देखते हुए मैं देखती हूँ कि एक राज्य जो 10 वर्षों में इस तरह से परिवर्तित हुआ है, जो कि कांग्रेस 6 दशकों में भी कभी हासिल नहीं कर पाया। असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना हम आसाम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून ला रहे हैं। असम के सोनितपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में असम में उग्रवाद और अशांति की बात होती थी। वहीं गुवाहाटी में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर बीजेपी के ऐतिहासिक जीत का दावा किया, तो कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए और भाजपा के घोषणा पत्र को लोगों का ध्यान भटकाने वाला बताया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है। एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। 2.5 करोड़ जॉब तो देश में मिल गई। वादा किया था ना 2.5 करोड़ का, 12 साल में तो मिली नहीं अभी तक। अभी ढूंढ रहे हैं, आसाम में भी ढूंढेंगे। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहां कुछ हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस
बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली टीएमसी की जनहित याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बैनर्जी ने दाखिल की थी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ उर्मिलेश भट्ट, अश्विनी मिश्र और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 126 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। असम में विकास, शांति और स्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जो काम किया है उसका असर साफ नजर आता है। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने चुनावी मुद्दों, रणनीति और माहौल पर डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल से खास बातचीत की। विधानसभा में 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। किस तरह की तैयारियां हैं, इस वक्त हमसे बातचीत करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। असम में 9 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को मतगणना है, 4 मई को। असम की जनता डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो 10 साल में काम किए हैं, इससे लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा एनडीए संगठन चुनाव लड़ रहा है और असम में हमारे एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की फौज है। हमारे पन्ना प्रमुख है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हमारा चल रहा है और असम में हमारा संगठन इतना मजबूत है कि जिला, मंडल, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा बूथ और हमारे पन्ना प्रमुख भी हैं। इसलिए असम में हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति लोगों का भरोसा इतना है कि 10 साल में सरकार ने वो काम करके दिखाए हैं जिसका जनता ने कभी कल्पना ही नहीं किया था। इसलिए जनता अपनी मन बना चुकी है। हम पूर्ण बहुमत के साथ, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ पहले से ज़्यादा सीट लेकर के हम असम विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे। मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में एक ही मुद्दे होते हैं, विकास का मुद्दा, प्रदेश में शांति का मुद्दा, और यह दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। प्रदेश में अब शांति है, प्रदेश में खुशहाली है, प्रदेश के लोगों को अब रोजगार मिल रहा है, युवा काम पर लगे हुए हैं, नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम हो रहा है। इसलिए विकास ही एक मुद्दे है और इतना विकास हुआ है, आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हुआ इस प्रदेश में, और केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए पूरे खजाने खोल दिए हैं। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो असम, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी अष्टलक्ष्मी है, जो हमारे प्रथम गांव है। तो पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया ही बदल गया है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी को। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हांसखाली क्षेत्र में बीडीओ सायंतन भट्टाचार्य को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है। बीते 27 मार्च को ही एक गंभीर घटना के बाद आयोग ने ये कदम उठाया। दरअसल मतदान कर्मी सैकत चट्टोपाध्याय चुनावी प्रशिक्षण के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर सवाल उठा रहे थे। इससे गुस्साए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू की और बीडीओ सायंतन भट्टाचार्य की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। आयोग का कहना है कि अगर बीडीओ ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई होती और घटना की गंभीरता को समझा होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। आयोग ने यह भी कहा है कि कर्तव्य में लापरवाही और तत्काल कदम नहीं उठाने के कारण सायंतन भट्टाचार्य का निलंबन किया गया है। साथ ही घटना के बाद विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस समर्थित बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। इससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। भाजपा समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। मामला मतदाता सूची में कथित हेरफेर और बाहरी लोगों के नाम शामिल करने के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और हालात काबू करने का दावा किया। वहीं बीजेपी ने केरलम में भी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही केरलम की जनता के साथ तमाम वादों का संकल्प भी दोहराया। बीजेपी का संकल्प पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में जारी हुआ। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने केरलम में आज प्रचार की कमान संभाली। एलडीएफ और यूडीएफ सहित बीजेपी गठबंधन सभी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उधर तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आता है, तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। केरलम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, महिला कल्याण, शिक्षा और अवसंरचना पर जोर दिया गया है। पार्टी ने राज्य में एम्स स्थापित करने, गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मासिक 2500 वाले भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड देने, तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क और कोची मेट्रो सहित नई मेट्रो सेवाएं शुरू करने का वादा किया है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक फसलों के लिए एमएसपी देने और बुजुर्गों, विधवाओं व महिला मुखियाओं को 3000 मासिक कल्याण पेंशन देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने रोजगार बढ़ाने के लिए रोजगार समृद्ध प्रोत्साहन योजना और विजिजम को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी पेश की है। शिक्षा में सुधार के तहत राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विशेष रूप से सबरीमाला और गुरुवायूर को सुनिश्चित करने के लिए देवस्वम बोर्डों का पुनर्गठन और भक्ति केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। हम नागरिक पहले की अवधारणा को हकीकत में लाएंगे। केरल में सभी 3 करोड़ 60 लाख लोगों को बराबर अधिकार, बराबर न्याय और विकास के बराबर अवसर मिलेगा। ये बहुत बदलाव लाने वाली एक मैनिफेस्टो है। इसको हम मार्ग रेखा कह रहे हैं। हम सब कर दिखाएंगे 5 साल में, अगर हमें एक मौका मिलता है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केरलम में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने केरलम के कोझिकोड में रोड शो किया। राहुल गांधी ने कन्नूर की जनसभा में कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सीपीएम, दूसरी तरफ कांग्रेस नीत गठबंधन। उन्होंने बीजेपी और वाम दलों के बीच संभावित नजदीकी पर सवाल उठाए, तो वहीं सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने राहुल गांधी पर राज्य सरकार के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगाया। दिस इलेक्शन, ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच एक लड़ाई है। लेफ्ट फ्रंट सीपीएम की विचारधारा और यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। ऐसा लगता है कि यहाँ केरल में राहुल गांधी जी ने मोदी जी से सिर्फ यही सीखा है कि बड़े मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए और झूठ कैसे बोला जाए। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि एनडीए गठबंधन ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को हराने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया, तो वहीं एआईएडीएमके ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। एनडीए गठबंधन ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को हराने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु की जनता इस भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। लोग इस सरकार में बदलाव चाहते हैं। वो डीएमके के झूठे वादों और झूठ से तंग आ चुके हैं और कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल बन गई है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, यह तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई। उन्होंने अलग अलग संकायों के 36 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और 10 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की। राष्ट्रपति ने 31 देशों के छात्रों को उपाधियां वितरित की। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का औपचारिक उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2000 लोगों की क्षमता वाले
विश्वामित्रालय सभागार का भी उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक भवन लगभग 2000 लोगों की क्षमता वाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय की विजिटर भी हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में अर्जेंटीना, वियतनाम, नेपाल और भूटान सहित 13 देशों के छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र, बहुविषयक और मूल्य आधारित शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया गया है। National Education Policy 2020, there has been a renewed emphasis on holistic, multidisciplinary and value-based education. Our ancient traditions of learning were never confined to rigid boundaries. They encouraged inquiry, dialogue and synthesis. Nalanda must once again embody this spirit, bringing together knowledge systems from across disciplines and cultures. 1 अप्रैल 2026 को तुमकुर के श्री सिद्धगंगा मठ में आयोजित डॉक्टर श्री श्री शिवकुमार महास्वामी के 199वें जयंती और गुरुवंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद वे हवाई अड्डे से लोक भवन के लिए रवाना हुए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर रबी सीजन की फसलों की खरीद को लेकर सरकार ने व्यापक रणनीति तैयार की है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन में इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर, सरसों और अरहर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यूपी के कृषि मंत्री के अनुसार चना 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7,000 रुपये, सरसों 6,200 रुपये और अरहर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। खरीद 2 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक यानी 90 दिनों तक चलेगी। इसके अलावा सरकार ने खरीद लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। चने के लिए 2.24 लाख मीट्रिक टन, मसूर के लिए 6.77 लाख मीट्रिक टन, सरसों के लिए 5.30 लाख मीट्रिक टन और अरहर के लिए 1.14 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। नेफेड और NCCF के साथ UPPCU और UPPCF, जेफेड और UPSS भी खरीद में शामिल होंगी। भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है और चना के खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का और सरसों की खरीद 5,30,000 मीट्रिक टन की जाएगी। चना का MSP 5,875 रुपये प्रति कुंटल होगा, मसूर की MSP 7,000 रुपये प्रति कुंटल और सरसों का 6200 रुपये कुंटल होगी। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 8 राज्यों को 2,461 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बद्ध अनुदान जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा को बद्ध और गैर बद्ध अनुदानों के रोके गए हिस्से भी जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश को 945 करोड़ रुपए से अधिक, गुजरात को 764 करोड़ रुपए से अधिक, छत्तीसगढ़ को लगभग 387 करोड़ रुपए, पंजाब को 332 करोड़ रुपए से अधिक, ओडिशा को 35 करोड़ रुपए से अधिक, हिमाचल प्रदेश को लगभग 14 करोड़ रुपए, सिक्किम को 10 करोड़ रुपए से अधिक और त्रिपुरा को 68 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। योजना के पहले और दूसरे चरण में कुल 4.15 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 3.90 करोड़ घर स्वीकृत किए गए और 2.99 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। सरकार के अनुसार घरों के निर्माण और लाभार्थियों को समय पर
सहायता देने के लिए अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बताया कि इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है ताकि लाभार्थियों को ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और हर साल बड़ी संख्या में घरों का निर्माण पूरा हुआ है, जो इस स्थिर प्रगति को दर्शाता है। एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों के इस्तेमाल से निगरानी और ज़्यादा सटीक हो गई है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हुई है। और बात करते हैं किस तरीके से रक्षा क्षेत्र जो है और मजबूत हो रहा है भारत का। आपको बता दें, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल शाची 31 मार्च को नौसेना को डिलीवर किया। इस जहाज़ को यार्ड 1280 के नाम से तैयार किया गया है और ये कुल 11 ऐसे जहाज़ों की सीरीज़ का पहला प्लेटफॉर्म है। लॉन्चिंग के दौरान पारंपरिक तरीके से जहाज़ को पानी में उतारा गया, जिसे नौसेना में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस मौके पर डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि स्वदेशी शिप बिल्डिंग की दिशा में एक और अहम मील का पत्थर है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के विजन के अनुसार है, जो भारत की समुद्री क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा। The launch of the lead ship of a new class of warship is indeed a landmark moment. It represents the culmination of the vision, exhaustive design, and dedicated efforts, and marks the beginning of a new chapter in our maritime capability. The successful launch of this ship is a testament to the professionalism and dedication of all those involved in its construction. Shipbuilding of this nature requires precision, coordination, and sustained commitment. Today's event, therefore, is not merely a launch, but laying the foundation for many years to come. देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती मिली है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर श्रेणी का दूसरा शैलो वाटर क्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह युद्धपोत लगभग 80 मीटर लंबा है और 1100 टन वजनी है। अत्याधुनिक रडार, सोनार, टारपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस ये जहाज तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी अभियानों, निगरानी और माइन वॉरफेयर में सक्षम है। मालवन का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन से प्रेरित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्ध समुद्री विरासत से जुड़ा है। 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने ई कॉमर्स निर्यात और कुरियर व्यापार को आसान बनाने के लिए बड़े सुधार लागू किए हैं। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसके तहत कुरियर निर्यात पर प्रति कंसाइनमेंट 10 लाख रुपए की सीमा पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे एमएसएमई, कारीगरों, स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही अनक्लेम्ड या बिना क्लियर हुए आयातित पार्सल के लिए रिटर्न टू ओरिजिनल यानी आरटीओ व्यवस्था शुरू की गई है। अब 15 से अधिक समय तक, आपको बता दें 15 दिन से अधिक के समय तक बिना क्लियर रहे कुरियर आयात को आसान प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा सकेगा। सिबिक ने लौटाए गए या रिजेक्ट माल के रीइंपोर्ट के लिए भी जोखिम आधारित सरल व्यवस्था लागू की है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से लॉजिस्टिक लागत घटेगी, देरी कम होगी और भारत की वैश्विक ई कॉमर्स प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। आपको बता दें, विद्या भारती आगामी 3 से 6 अप्रैल तक राजधानी दिल्ली में साधारण सभा की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें देश भर के शिक्षाविद शामिल होंगे। इस दौरान एआई जैसी तकनीक के उपयोग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर विचार विमर्श होगा। विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री देशराज शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगी। गौरतलब है कि देश के 684 जिलों में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा 24,000 से अधिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में 36 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
विद्या भारती अपनी परंपराओं के साथ इस तकनीक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को साथ मिलाकर शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की 3 तारीख से प्रारंभ होने वाली साधारण सभा इन सारे प्रश्नों पर विचार करेगी। देश के शेष बचे हुए जिलों के अंदर कार्य कैसे पहुंचे, इसका निर्णय करेगी। इस डिजिटल युग के अंदर रोबोट के माध्यम से, एआई के माध्यम से शिक्षा की नैतिकता को बचाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसा विद्या भारती की साधारण सभा, जिसमें देश भर के शिक्षाविद उपस्थित हो रहे हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। ईरान युद्ध को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक तरफ युद्ध पहले की तरह अनवरत जारी है, तो वहीं दोनों पक्षों से कूटनीति और बातचीत को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। युद्ध जल्दी खत्म हो गया, लंबा खींचेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नाकाबंदी के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा, फर्टिलाइजर और दूसरे संकट हावी हो रहे हैं। जंग के बीच अगर अमेरिका ने जमीनी सेना ईरान में उतारी तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। बहुत जल्द हिसाब पूरा करने के इरादे से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका इजराइल के हमले दूसरे माह में पहुंच चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी न सिर्फ ईरान का कब्जा है, बल्कि वो इस पर टोल भी लगाने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। खबर है कि ईरान की संसदीय समिति ने हॉर्मुज में टोल लगाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में शुल्क चुकाने होंगे। इसमें इजरायली और अमेरिकी जहाजों को रोकने का भी प्रावधान है। हालांकि अभी इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए 6 अप्रैल की समय सीमा तय कर रखी है। अमेरिका हाल ही में 5000 अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में उतार चुका है। अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली 1800 मैरीन्स के साथ हिंद महासागर में तैनात है। माना जा रहा है कि इनकी तैनाती हॉर्मुज को खोलने के लिए की जा रही है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की ताजा टिप्पणी चौंकाने वाली है। खबर है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके सहयोगियों का आकलन है कि इस अहम समुद्री रास्ते को जबरन खोलने की लड़ाई उनकी तय समय सीमा से आगे चले जाएगी। दावा है कि ईरानी नौसेना और मिसाइल भंडारों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका तेहरान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा। इस बीच ये भी खबर है कि ट्रंप जंग का खर्चा खाड़ी देशों से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विचार में दिलचस्पी रखते हैं कि ईरान से जुड़े युद्ध या सैन्य कार्रवाई की लागत में अरब देश भी योगदान दें। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ईरान भी पहले कह चुका है कि जंग का मुआवजा अमेरिका और उसके सहयोगियों से लिया जाएगा। आने वाले समय में अरब देशों की 1990-91 की खाड़ी युद्ध की तरह आर्थिक मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका बार बार ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करता है। वहीं युद्ध के मोर्चे पर इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान में बारूदी अभियान जारी रखे हुए है। ईरान के इस्फहान इलाके में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। खबर है इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी गई थी, जिसे निशाना बनाया गया। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि नुकसान और घायलों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। दुबई में बंदरगाह के पास ईरान ने तेल से लदे कुवैत के टैंकर पर बड़ा हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई। उधर इजराइल ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। और पश्चिम एशिया में युद्ध से जहां दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा संकट में आ गई है, वहीं खेती किसानी के लिए भी इस युद्ध से संकट शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दुनिया के विभिन्न देशों में फर्टिलाइजर को लेकर दिक्कत आनी शुरू हो गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि सरकार कैसे इस चुनौती से निपट रही है। नमस्कार।
आज के इस वीडियो को आम लोगों के साथ साथ देश के किसान भाई जरूर देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी पहले की तरह जारी है। बातचीत और कूटनीति के मोर्चे पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के नए नेतृत्व से किसी समझौते के लिए बातचीत कर रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। वहीं ईरान मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका का प्रस्ताव मिलने की बात तो कह रहा है, लेकिन किसी सीधी बातचीत से इनकार भी कर रहा है और अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज भी कर रहा है। इस सब के बीच ईरान में अमेरिकी जमीनी सेना को उतारने और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी लगातार अमेरिका दे रहा है। ईरान भी बदले में खाड़ी देशों और इजराइल में तेल उत्पादक संयंत्रों और ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाने की बात कह रहा है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चला तो पहले से ही इस युद्ध के कारण आर्थिक और ऊर्जा संकट झेल रही दुनिया की परेशानी और बढ़ जाएगी। जहां होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं और इसकी कमी हो गई है, वहीं खेती किसानी को लेकर भी दुनिया चिंतित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ कुछ आंकड़े काफ़ी गौर करने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत में 20 से 30% यूरिया और 30% डीएपी खाद का आयात होता है। यूरिया उत्पादन के लिए ज़रूरी एलएनजी का भी 50% हिस्सा यहीं से आयात होता है। P&K फर्टिलाइजर में उपयोग होने वाले कच्चे केमिकल जैसे अमोनिया, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड का आयात भी इससे प्रभावित हुआ है। वैश्विक फर्टिलाइजर बाजार में दाम काफी बढ़ गए हैं। एलएनजी और दूसरे केमिकल भी महंगे हो गए हैं। फ्रेट और लॉजिस्टिक चार्ज भी बढ़ गए हैं। इन सभी कारणों से यूरिया का घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कुछ ही समय में देश में खरीफ की बुआई का सीजन भी है। ऐसे में यहाँ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या देश में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं? वहीं क्या खरीफ सीजन की बुआई में भारत में किसानों को बड़ी परेशानी होने वाली है? देश में अभी खाद का स्टॉक कितना है? खाद का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प भी तलाशे हैं? इस संबंध में सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश दिए हैं? तो आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में खाद की उपलब्धता की। आने वाले खरीफ सीजन के लिए कुल खाद की अनुमानित जरूरत 390 लाख टन है और इस वक्त पर देश के गोदामों में अभी 180 लाख टन खाद मौजूद है। बुआई से पहले अप्रैल और मई महीने में देश में अनुमानित जरूरत की खाद स्टॉक करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। देश के यूरिया प्लांट्स को 80% तक एलएनजी मुहैया कराई जा रही है। इससे एक दिन में 12,000 से 15,000 टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया है। इन्हीं प्रयासों के कारण मार्च में यूरिया उत्पादन 18 लाख टन हो गया। P&K फर्टिलाइजर का उत्पादन 9 से 10 लाख टन तक हो गया। भारतीय तेल कंपनियों को खाद संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में सल्फर उपलब्ध कराने को कहा गया है। घरेलू उत्पादन के साथ विदेशों से आयात पर भी जोर दिया जा रहा है। फरवरी महीने में करीब 13 लाख टन खाद आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले गए हैं। 28 लाख टन खाद केप ऑफ गुड होप समुद्री रास्ते के जरिए रूस से मंगाई जा रही है। सऊदी अरब से डीएपी के आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो जैसे देशों से निर्यात बढ़ाया जा रहा है। विदेशों में भारतीय मिशन और वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश कर रहे हैं। राज्यों के साथ केंद्र लगातार संपर्क में है। इस सिलसिले में राज्यों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। राज्यों को वैकल्पिक फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अभी देश में पर्याप्त खाद मौजूद है। अगले 2.5 महीनों में देश में कोई खाद की ज्यादा जरूरत भी नहीं है।
देश में फर्टिलाइजर के दाम भी नहीं बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जरूरत के हिसाब से किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। और आपको बता दें, देश भर में माइग्रेंट श्रमिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बीपीसीएल की अगर बात की जाए तो 5 किलोग्राम भारत गैस मिनी सिलेंडर की नियमित आपूर्ति और विशेष उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, ताकि श्रमिक परिवार बिना किसी विघ्न के सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खाना बना सकें। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर की वितरण को स्केल पर बढ़ाकर माइग्रेंट श्रमिकों के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच को मजबूत और निरंतर बनाए रखता है। यह सिर्फ आपूर्ति नहीं बल्कि एक लक्षित समर्थन है जो गति और पैमाने के साथ हर रसोई को चालू रखता है। ग्राहकों का कहना है कि एलपीजी रिफिल्स बुकिंग के एक दिन के भीतर ही डिलीवरी हो रही है। उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और गैस की तुरंत सेवा और विश्वसनीय समर्थन से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। मेरी एक शॉर्ट की शॉप है। मैं भारत गैस एलवीएल का कस्टमर हूँ, जिसमें कि थोड़ा एक हफ्ते से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सिलेंडर के लिए। अभी तो इमीडिएटली भी बुक किया तो 1 डे में डिलीवरी हो जाता सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वेरी हैप्पी सर है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और पद्म भूषण सम्मानित साइना नेहवाल ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन संकट को लेकर अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ईंधन की आपूर्ति निरंतर और स्थिर बनी हुई है। साइना ने जिम्मेदार व्यवहार पर जोर देते हुए सभी से शांत रहने और फ्यूल पंप्स पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल सत्यापित और सही जानकारी पर विश्वास करना चाहिए ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे और कोई अव्यवस्था ना हो। ईंधन की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से गलत है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ईंधन की सप्लाई निरंतर और स्थिर है। पंपों पर अनावश्यक भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया शांत रहें और केवल सही जानकारी पर ही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।